आज जो है स्टेट ऑफ मैटर का 4th लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो फॉर्मूला बेस्ड भी रहेंगे और सारे फॉर्मूले को भी हम डिराइव करके सीखेंगे। देखो, जैसे हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था पिछले शायद लेक्चर में, उसमें पढ़ा था जेड वर्सेस पी का ग्राफ। तो जेड क्या था? ये था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, और पी है प्रेशर के साथ उसका वेरिएशन। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखा था आपको ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखा था। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको सीखने जा रहे हैं कि कैसे जेड प्रेशर के साथ चेंज होता है, कैसे जेड टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इन्हीं सारी चीजों पर ध्यान रखेंगे। देखिए, अब ये जो है जेड, ये जेड है और ये पी है। अगर इसको देखें तो ये जेड इक्वल टू 1 वाली लाइन है, जेड इक्वल टू 1 वाली लाइन है। अब देखो, हमें ये समझना है कि ये वीजी मतलब वंडरवॉल गैस इक्वेशन। वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या होता है? अगर 1 मोल के लिए आप लिखें तो होता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT। यही होता है ना 1 मोल गैस के लिए वंडरवॉल गैस इक्वेशन। अब इसी वंडरवॉल गैस इक्वेशन में हम ये समझेंगे कि जेड का वेरिएशन कैसे है विद प्रेशर, विद टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो कैसे कैसे चीजें जेड में चेंज आ रही है, यानी कि हम नेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई रियल गैस कैसे आइडियल की तरफ मूव कर रहा है, कैसे अपने नेचुरल नेचर को रख रहा है टेम्परेचर और प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखो, पहला कंडीशन लेते हैं, इसी ग्राफ को पहले हम समझ लेते हैं। इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जेड वर्सेस पी का ग्राफ है। अगर इस पॉइंट की बात करें, यहां पे कितना प्रेशर है, वहां पे कितना प्रेशर है बताइए आप। सिंपल सा है, ये वाली क्या है P, यहाँ पे P इक्वल टू 0 है, तो वहां पे क्या है? प्रेशर 0 है। तो अगर प्रेशर 0 है, प्रेशर लगभग 0 है, प्रेशर 0 का मतलब क्या? प्रेशर 0 का मतलब क्या? प्रेशर कंटेनर में आपकी गैस ही नहीं है। अगर कोई भी गैस होगा, मतलब ऑलमोस्ट 0 ही गैस है, कोई भी गैस होगा तो उसका तो प्रेशर आनी है। तो प्रेशर 0 है। इस केस में प्रेशर अगर 0 है, इस पॉइंट पर अगर प्रेशर 0 है, या फिर प्रेशर जब ऑलमोस्ट 0 है, तो गैस आपका जो रियल गैस है वो कैसा नेचर शो कर रही है बताइए। इस पॉइंट पे रियल गैस आपका कैसा नेचर शो कर रही है? आइडियल, क्योंकि यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 है ना। देखिए, जब प्रेशर आपका ऑलमोस्ट 0 है तो आपका यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एट प्रेशर इज ऑलमोस्ट 0, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। क्लियर? रियल गैस जो है आपका आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रहा है। कब? जब प्रेशर बहुत ही कम है, 0 के बराबर है। तो देखिए, इस ग्राफ से समझ लीजिए आप। दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब प्रेशर आपका बहुत लो हो, बहुत लो मतलब 0 ना हो, लो हो, और टेम्परेचर कोई भी हो, मॉडरेट हो। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई भी ना हो, बहुत ज्यादा लो भी ना हो, टेम्परेचर मॉडरेट हो, यानी कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे वाले कंडीशन हो। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो या फिर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो हो, इस कंडीशन की नहीं। लेकिन क्या है? प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो हो। अब देखो, जब प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो होगा तो उस केस में क्या होता है? उस केस में होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। अगर देखो, हम क्या कह रहे हैं फिर से समझो, अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो होगा, प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो होगा, तो उस केस में वॉल्यूम कैसा होगा? वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को नेचर समझ लेते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर अगर, या फिर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये कहना ज्यादा सही होगा। अगर प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि जो आपका ये टर्म है वंडरवॉल गैस इक्वेशन में, ये जो टर्म है बी, ये 0 हो जाएगा रिलेटिव टू वी, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है, वी एक्सट्रीमली हाई होगा। जब लो प्रेशर होगा, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ही कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि बी तो फिक्स है, वो तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाता है, बी तो फिक्स है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो बी है, बी के कोरस्पॉन्डिंग 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। वो 0 होगा तो आपका गैस इक्वेशन कैसा हो जाएगा? अगर हम इसको सब पुट करें यहाँ पे, तो अगर बी को 0 माने तो हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगा? वंडरवॉल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर क्या हो जाएगा? P प्लस ए बाई
v स्क्वायर इंटू v, ये b जीरो हो चुका है ना क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब मान लो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है यानी कि 50 है, मान लो 50 लीटर है, 1 मोल के गैस का 50 लीटर है और b की वैल्यू रिलेटिवली 1 ml है, क्या ही कंसिडर करोगे आप, क्या ही कंसिडर करोगे, वो तो निग्लेजिबल है ना इसके कंपेयर में। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होगा तो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हाई होगा। इसका मतलब इस केस में आप बी को निग्लेक्ट कर सकते हो। तो यानी कि अगर बी को निग्लेक्ट कर दोगे तो ये आपका इक्वेशन बना इक्वल टू आर टी। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पी वी प्लस ए बाई वी इक्वल टू आर टी। बोलो बोलो, समझ में आया। पी वी यहां पे वी है, पी वी प्लस ए बाई वी इक्वल टू आर टी। तो हमें ये समझना है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर समझना है लो प्रेशर पे। तो हम जानते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड का क्या फॉर्मूला होता है, जेड इक्वल टू होता है पीवी बाई आर टी, पीवी बाई आर टी। अगर हम पीवी यहां से निकालें तो पीवी क्या होगा, पीवी होगा आर टी माइनस ए बाई वी। किसी को डाउट, आर टी माइनस ए बाई वी। अगर इस डेटा को यहां पे हम पुट करते हैं तो और जेड निकालते हैं तो क्या होगा, पीवी की वैल्यू क्या है, आर टी माइनस ए बाई वी टू होल डिवाइड बाई आर टी। चलिए कलर चेंज करके समझते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड करोगे इसको तो क्या होगा, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। जेड कितना मिला, जब लो प्रेशर रहा तो कितना मिला, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। अगर हम उसको यहां पे लिखें फिर समझते हैं तो क्या हुआ, जेड इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी। ये मिला जेड कब, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। हम ये मान रहे थे लो प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा तो बी को हम यहां से निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला आएगा एट लो प्रेशर वो कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी। अब देखो यहां से हम ये समझते हैं कि ये टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पे टेम्परेचर हमने मॉडरेट माना था, हमने कहा था कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई भी ना हो बहुत ज्यादा लो भी ना हो। अब टेम्परेचर मॉडरेट है, चलो अब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते रहें, टेम्परेचर बढ़ाते रहें। कब, ये कंडीशन है लो प्रेशर वाले कंडीशन पे, टेम्परेचर बढ़ाते रहें लो प्रेशर वाले कंडीशन पे। लो प्रेशर वाले कंडीशन पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो क्या होगा, टेम्परेचर जब टी अगर इंक्रीज कर रहे हो, कब, लो प्रेशर वाले कंडीशन पे फॉर्मूला है ना, लो प्रेशर वाले कंडीशन पे हम इसको कंसीडर किए हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया है। अगर हम लो प्रेशर रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाते गए तो क्या होगा, 1/T क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा, 1/T डिक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे 1/T है ना, देखिए 1/T डिक्रीज होता रहेगा। जब T इंक्रीज करोगे तो 1/T डिक्रीज होगा। अगर मान लो बढ़ा के इसको इन्फिनिट कर दिए तो 1/T कहां अप्रोच करेगा, जीरो को, 1/T जीरो को अप्रोच करेगा। इसका मतलब जेड अब आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी, 0 इक्वल टू 1। तो आपका गैस कैसा है, आइडियल बन चुका है। कब, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो गया, प्रेशर बहुत ही कम रखे हैं तो भी, प्रेशर बहुत कम रखे हैं तो हमारा ये एक्सप्रेशन आया। और अगर हम टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए तो हमारे जेड की वैल्यू 1 हो गया। तो यहां से हमको ये कंक्लूजन निकला कि अगर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर कर दो, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दो तो गैस, रियल गैस कैसा बिहेव कर रहा है, आइडियल जैसा। देखिए जेड इक्वल टू 1 हो गया ना, रियल गैस कैसा बिहेव कर रहा है, आइडियल जैसा। और एक्सट्रीमली, और जब प्रेशर लो है, टेम्परेचर मॉडरेट है तो जेड की वैल्यू कैसी है, देखिए ये हमने फॉर्मूले से लाया ना, यहाँ पे देखिए किस कैसी है, उसकी वैल्यू क्या है, जेड इज लेस देन 1, जेड इज लेस देन 1। तो देखिए इस ग्राफ के लिए देखिए, इस यहां से यहां तक वाले जोन के प्रेशर के लिए, यहां से यहां देखिए निगेटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन है, समझ में बात है, जेड लेस देन 1 है, जेड लेस देन 1 है, उसके बाद जेड इंक्रीज करता गया, समझ में आई। ऐसे ही ये ग्राफ ड्रॉ हुआ था, बातें समझ में आई। हमने क्या किया, हमने कहा कि प्रेशर जब बहुत ही कम होगा तो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होगा, टेम्परेचर मॉडरेट रखते हुए वाले कंडीशन पे एनालिसिस किया तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ तो मोलर वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगा रिलेटिव टू मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, बी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, एक मोल के गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो बी बहुत ही कम हो जाएगा वी के रिस्पेक्ट में। इसीलिए इसको हम निगलेक्ट कर दें और इसको मल्टीप्लाई करके हम जेड कैलकुलेट किए तो हमारा ये फॉर्मूला आया। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते गए तो 1/T डिक्रीज करता गया, अगर टेम्परेचर बढ़ा के इन्फिनिट कर दिए तो 1/T जीरो को टेंस कर जाएगा तो आपका जेड जो होगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो कंक्लूजन निकला कि अगर टेम्परेचर इन्फिनिट कर दोगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दोगे लो प्रेशर रखते हुए तो आपका रियल गैस जो होगा वो आइडियल जैसा बिहेव करता रहेगा
और लो प्रेशर के कंडीशन पे जेड हमेशा लेस देन 1 दिखा, जो कि ये हमने ग्राफ से भी समझा। क्लियर? तो इन सारी चीजों को समझ लीजिए। तीसरा कंडीशन लेते हैं, हाई प्रेशर। अब क्या है, प्रेशर हाई रखते हैं लेकिन टेम्परेचर मॉडरेट रखते हैं। अब देखो प्रेशर जब हाई रहेगा, जब प्रेशर हाई रहेगा इसका मतलब क्या है कि जब प्रेशर हाई है, पी हाई है, बहुत ही ज्यादा है, पी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, रियल गैस का वंडर वाल का फॉर्मूला जो है V माइनस बी इक्वल टू आर टी। बोलिए। अब देखिए अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, तो इसका मतलब जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर कम हुआ होगा वो रिलेटिवली बहुत ही कम हुआ होगा। P की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, यानी ए वैल्यू जो होगा निग्लेजिबल हो जाएगा। P बहुत ज्यादा है, ये तो उनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी लगभग, क्योंकि प्रेशर बहुत ही ज्यादा कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, P V माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो PV माइनस PB इक्वल टू आर टी। अगर यहां से हम PV कैलकुलेट कर लें तो PB हो जाएगा RT प्लस PB, RT प्लस PB, RT प्लस PB। अगर मैं Z कैलकुलेट करूं इस कंडीशन के लिए, हमारा एक्सप्रेशन है ये, हमें पता है Z का क्या फॉर्मूला होता है, Z इक्वल टू होता है PV बाई RT, PV बाई RT। PV की हमने वैल्यूज को कैलकुलेट किया है हाई प्रेशर वाले जोन के लिए, तो क्या मिलेगा, RT टू होल डिवाइड बाई RT प्लस PB टू होल डिवाइड बाई RT। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस PB डिवाइड बाई RT। ये आ गया Z। ध्यान से देखना, ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये आया Z कब, जब प्रेशर आपका बहुत ही ज्यादा है। तो जब प्रेशर आपका बहुत ही ज्यादा है तो Z आया 1 प्लस PB बाई RT। ध्यान से देखना Z कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि प्रेशर निगेटिव हो नहीं सकता, B निगेटिव नहीं हो सकता, R तो पॉजिटिव है, टेम्परेचर कभी निगेटिव पॉसिबल नहीं है केल्विन में। तो हम इसको बोल सकते हैं कि Z हमेशा ग्रेटर देन 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हाई प्रेशर वाले जोन के लिए हम Z देखें, जब प्रेशर बढ़ाते गए तो हमारा Z वर्सेस P का ग्राफ कुछ ऐसा था। हाई प्रेशर के लिए देखो Z हमेशा ग्रेटर देन 1 है। क्लियर हो रहा है? हाई प्रेशर वाले जोन के लिए Z हमेशा ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव डेविएशन गैस हमेशा शो कर रही है। तो आपका ये इक्वेशन आया। अब यहां से भी हम ये कह दें, यहां पे देखिए टेम्परेचर मॉडरेट रखे थे, अगर मैं ये कह दूं टेम्परेचर में बढ़ाता गया, टेम्परेचर बढ़ा के हाई कर दिया, हाई प्रेशर रखते हुए टेम्परेचर को मैं बढ़ा के टेम्परेचर को हाई कर दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे T इंक्रीज करोगे तो 1/T डिक्रीज करेगा। जब 1/T डिक्रीज करेगा, अगर T बढ़ा के इन्फाइनाइट कर दिए तो 1/T कहां पे अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये टोटल वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी और Z क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा 1। तो यहां से ये भी कंक्लूजन निकला कि लो प्रेशर रहे चाहे हाई प्रेशर रहे, टेम्परेचर अगर आप इन्फाइनाइट कर देते हो तो आपका रियल गैस कैसा हो जाएगा, आइडियल गैस हो जाएगा। देखो क्लियर हुआ? तो यहां पे आपको कंक्लूजन समझना चाहिए कि हाई प्रेशर वाले जोन के लिए Z क्या होता है, रटना नहीं है, 1 प्लस PB बाई RT। लो प्रेशर के लिए कितना था उसको हमने देखा था, वो कितना था 1 माइनस A बाई VRT। और लो प्रेशर के लिए आपका Z हमेशा लेस देन 1 दिखा और हाई प्रेशर के लिए Z ग्रेटर देन 1 दिखा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो Z की वैल्यू 1 को टेंस करेगी, यानी आइडियलिटी आएगी। समझ में आई बातें, आइडियल नेचर आएगा। अब देखो हाई टेम्परेचर वाले जोन का एनालिसिस करते हैं। क्लियर हुआ? अब हाई प्रेशर, अगर हाई टेम्परेचर कर दें तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर कर दें तो क्या हुआ, देखो हाई टेम्परेचर जब करोगे तो क्या होता है, पहले आप उस चीज को समझिए। जब टेम्परेचर हाई होगा तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसी का रिजल्ट है जो कि हमने केटीजी में पढ़ा था। अब क्या है, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, इसका मतलब है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी गिरेगा और V की वैल्यू जो होगी वो V की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, P प्लस A बाई वी स्क्वायर। वंडर वाल गैस इक्वेशन क्या था, V माइनस B इक्वल टू RT था। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाए वेलोसिटी बढ़ी, गैस के अंदर प्रेशर बढ़ा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव कर रहे हैं। जब प्रेशर बढ़ा इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगा,
वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सारी वैल्यू जीरो होने लगेंगी रिलेटिव टू पी एंड वी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। अगर मैं जेड कैलकुलेट करूं तो जेड का हमें फॉर्मूला होता है पी वी बाई आर टी। पी वी की वैल्यू हमने यहां से निकाला था, वो कितना है, आर टी के ही बराबर है। तो आर टी बाई आर टी गैस कैसा हो गया आपका, जेड की वैल्यू 1 आ गई, रियल गैस कैसा हो गया, आइडियल गैस। तो ओवरऑल हमें ये कंक्लूजन निकला कि प्रेशर चाहे जैसा हो, लो हो हाई हो, लेकिन टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो आपका रियल गैस आइडियल गैस हो जाएगा। सारे रिजल्ट को हमने समझा और ये भी समझा कि लो प्रेशर पे क्यों गैस नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझा। हाई प्रेशर पे क्यों गैस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, इन सब सारी चीजों को देखा। तो अब आगे बढ़ लेते हैं, बस इतना ही ख्याल रखना था। अगला था देखो विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्चुअली देखो क्या है कि इसके क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंस हो जाना मतलब इसमें जो विरियल कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे देखिए इक्वेशन है बी सी, इन पे क्वेश्चन बनने लगते हैं, इन पे क्वेश्चन बनने लगते हैं। वैसे सिलेबस में आरटी के नहीं है, मेडिकल के भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उससे आपको कोफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू पूछेगा, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। और इससे आरटी में और मेडिकल में भी क्वेश्चन आए हैं। देखो आप समझते हैं, हम पहले समझते हैं विरियल गैस इक्वेशन है क्या। जैसे वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन था क्या, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन था कि गैस रियल गैस के नेचर को समझने के लिए कि क्या एक्चुअलिटी से कितना डिफरेंट डेविएशन है उसका, आपका आइडियलिटी से किसी भी रियल गैस का, उसको समझने के लिए वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन था। इसी तरीके से एक और इक्वेशन है विरियल गैस इक्वेशन। विरियल गैस इक्वेशन ये है, ये सीधे जेड के बारे में बात करता है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो किसी भी रियल गैस के जेड के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बात करता है। उसी का रिलेशन है, वो उसी का एक एक्सप्रेशन है जिसमें इसका ये एडवांटेज है कि किसी भी रियल गैस इक्वेशन को आप विरियल गैस इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी विरियल गैस इक्वेशन को आप रियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही है इसका इंपॉर्टेंट कि किसी भी रियल गैस इक्वेशन हो आप उसको विरियल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है इट इज जनरली इक्वेशन ऑफ रियल गैस, हमने बोला। और ये क्या है कि ऑल गैस इक्वेशन, अदर गैस इक्वेशन कैन कन्वर्टेड इन विरियल गैस इक्वेशन। In this form of equation, Z is expressed in terms of pressure and its molar volume. In terms of power of pressure or power of 1 by Vm. Vm क्या है? Vm जो है मोलर वॉल्यूम है। Vm क्या है? मोलर वॉल्यूम। अब क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता ही होगा, 1 मोल के गैस का वॉल्यूम जो होगा वो मोलर वॉल्यूम है। तो ये विरियल गैस इक्वेशन यही है, ये जेड के फॉर्म में रहता है और जेड का फंक्शन कैसा होता है, वो प्रेशर का होगा या फिर उसके 1 by Vm का फंक्शन होगा। तो देखो पहला इक्वेशन है इन टर्म्स, अगर प्रेशर में लिखोगे तो विरियल गैस इक्वेशन हो जाएगा ये विरियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर 1 प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DPQ प्लस EP टू द पावर 4। मतलब ABCD जो है ये सारे के सारे विरियल कोफिशिएंट है और जैसे जैसे आगे इंक्रीज करते जाओगे P टू द पावर इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे इसका पावर भी इंक्रीज होता जाएगा। और BC जो होता है इनको बोला जाता है विरियल कोफिशिएंट। B को बोलते हैं सेकेंड विरियल कोफिशिएंट, सेकेंड प्लेस पे है तो सेकेंड विरियल कोफिशिएंट। C को बोलते हैं थर्ड विरियल कोफिशिएंट, D को बोलते हैं फोर्थ विरियल कोफिशिएंट। इसी तरीके से और आपको पूछेगा एग्जाम में कि विरियल कोफिशिएंट, सेकेंड विरियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इनको हम समझेंगे। अब देखो अगर जेड को अगर मोलर वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करें, मोलर वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करें मोलर वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करें तो यही इक्वेशन क्या हो जाता है, जेड इक्वल टू 1 प्लस बी इंटू 1 बाई वीएम प्लस सी इंटू 1 बाई वीएम स्क्वायर प्लस डी इंटू 1 बाई वीएम टू द होल क्यूब लाइक दिस। समझ में आई बात है? वीएम मतलब मोलर वॉल्यूम। तो यहीं पे आप चीज वही लिखी है कि बी जो होता है सेकेंड विरियल कोफिशिएंट है, सी जो होता है वो थर्ड विरियल कोफिशिएंट है। इसी तरीके से विरियल कोफिशिएंट को, विरियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सवाल इस कोफिशिएंट से रिलेटेड मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इस एक्सप्रेशन को पूरे सॉल्व करो क्या होगा, जेड इसी कोफिशिएंट से रिलेटेड मिलेंगे। चलो हम इस चीज को समझते हैं। देखो हम एक चीज सीखते हैं, कन्वर्जन ऑफ, हमने कहा था कि किसी भी गैस इक्वेशन को विरियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे रियल गैस इक्वेशन जो वॉन डेर वाल का इक्वेशन था उसको हम अब कन्वर्जन सीखेंगे विरियल के फॉर्म में और वहां से कुछ रिजल्ट सीखेंगे।
बातें समझ में? अब वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या है? देखो ध्यान देना, वीडियल गैस इक्वेशन को अगर वॉल्यूम के टर्म्स में लिखते हो तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस लेंगे आप हमेशा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आप गैस लेंगे, ऐसा नहीं कि किसी भी n मोल्स का ले लेंगे। देखिए आप यहाँ पे देखिए, अभी हमने कहा था कि Vm जो है, Vm जो होता है ये मोलर वॉल्यूम होता है, ये क्या है? मोलर वॉल्यूम। तो हम जो अब यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, कन्वर्जन जो सीखने जा रहे हैं, इसमें भी हम मोलर वॉल्यूम ही लेंगे, क्योंकि हम वीडियल गैस इक्वेशन में हमें मोलर वॉल्यूम ही लेना है। तो 1 मोल के गैस के लिए हम अगर वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिखे तो हमारा क्या होता है? वो इक्वेशन होता है P प्लस A बाई Vm स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू 1 ले लिया है तो उसके कोर्सपोंडिंग जो भी वॉल्यूम आएगा वो Vm होगा, P प्लस A बाई Vm स्क्वायर, और होगा Vm माइनस B इक्वल टू RT। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, 1 मोल के गैस के लिए जो वॉल्यूम है उसको हम मोलर वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो ये आपका वान डेर वाल गैस इक्वेशन है, इसी को हम वीरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वान डेर वाल गैस इक्वेशन को वीरियल इक्वेशन में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो क्या होगा, आप सीधे हैं, आप मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करो और उसके बाद रिजल्ट्स देखते हैं। हम जेड के टर्म में लाना चाहते हैं ना, जेड के टर्म्स में लाना चाहते हैं, क्योंकि वान डेर वाल इक्वेशन जो वीरियल इक्वेशन है वो जेड के टर्म्स में है। तो इस इक्वेशन को जेड में कन्वर्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या का रिजल्ट आता है। अब इसको जेड में कन्वर्ट करने के लिए सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इस 1 मोल के लिए हम जेड के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे PVm बाई RT, PVm बाई RT, यही होगा जेड 1 मोल के गैस के लिए, PVm बाई RT। अब देखो ध्यान से, अगर इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं जेड के टर्म में तो क्या होगा? पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सीधे मैथ वाला मल्टीप्लीकेशन है, PVm माइनस PB प्लस A बाई Vm माइनस AB बाई Vm स्क्वायर इक्वल टू RT। क्लियर है? इक्वल टू RT। अब देखो ध्यान से, नहीं इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, सीधे है, आप मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है, ये इक्वेशन है, क्या है? अब सीधे है P की वैल्यू निकालते हैं, P प्लस A बाई Vm स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, RT बाई Vm माइनस B, RT बाई Vm माइनस B। अब देखो P की वैल्यू निकालें तो P क्या आ जाएगा? P इक्वल टू हो जाएगा RT बाई Vm माइनस B। अगर उसको उधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस A बाई Vm स्क्वायर। ये P आया। अब मुझे क्या चाहिए? Vm चाहिए। अगर Vm मिल जाए उसे RT से डिवाइड कर देंगे, वो तो जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें Vm से मल्टीप्लाई कर दूं तो PVm मिल जाएगा इधर, और इधर Vm से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इधर Vm से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब Vm से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि हमें PVm चाहिए, और उसमें RT से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जेड का जो एक्सप्रेशन होगा वो वीरियल का इक्वेशन आएगा। अब देखो अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा? PVm इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? RT Vm डिवाइड बाई Vm माइनस B माइनस एक Vm कैंसल आउट हो जाएगा तो A बाई Vm मिलेगा, A बाई Vm मिलेगा। अब ध्यान से देखो, हमको PVm मिल गया, अगर इसमें हम RT से डिवाइड कर देंगे तो आपका Z मिल जाएगा। अब RT से डिवाइड करते हैं, अब RT से डिवाइड करते हैं और इसको रिलेट करते हैं। अगर RT से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? PVm बाई RT इक्वल टू क्या होगा? ये ऊपर से RT कट जाएगा, RT कैंसिल हो जाएगा तो इधर मिलेगा Vm डिवाइड बाई Vm माइनस B, माइनस RT से डिवाइड करोगे तो A बाई RT Vm, A बाई RT Vm, ये रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखो, PVm बाई RT ये क्या हो गया? अब Z हो गया, जो कि इसी को तो लाने की कोशिश कर रहे थे हम। ये Z हो गया आपका, Z इक्वल टू क्या हुआ ये Vm अपॉन Vm माइनस B माइनस A बाई RT Vm। क्लियर? अब Vm डिवाइड बाई Vm, अब इसको क्या करते हैं, हम इसको Vm से डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर में 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस B बाई Vm, 1 माइनस B बाई Vm माइनस A बाई RT Vm। ध्यान से देखो, अगर ये टोटल को अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या कोई गलती किया? 1 माइनस B बाई Vm टू द पावर माइनस 1 माइनस A बाई RT Vm, कोई गलती किया? नहीं, ये Z है, ये Z का एक्सप्रेशन आया, लेकिन हमें इस Z के एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है कुछ पॉलिनोमियल में, जो कि Vm में पॉलिनोमियल था उसमें कन्वर्ट करना है। चलो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इतना सारी चीजें अगर समझ में आ गई हो तो हम इनको मिटा के आगे चलते हैं। अब देखो
हमें ये पता है एक मैथ्स का एक्सप्रेशन आपको पता होगा, 1 + x टू द पावर 1 + x टू द पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 माइनस का जरूरत है, 1 - x टू द पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है? इसका होता है ना, इसका होता है 1 + x + x² + x³ लाइक दिस। 1 - x टू द पावर -1 का एक्सपेंशन अगर करोगे तो 1 + x + x² + x³ दिस, ऐसा होता है। अब देखो ध्यान से, मैं इसको इसी के फॉर्म में एक्सपेंड कर रहा हूं। x क्या है? b/vm, उसको हम एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? z की वैल्यू क्या आएगी? z = क्या आएगा? 1 माइनस है तो प्लस b/vm प्लस b/vm स्क्वायर b² प्लस b²/vm³ प्लस b³ यहाँ पे स्क्वायर रहेगा vm³ प्लस लाइक दिस, और लास्ट में क्या है? -a/RT/vm, RT/vm ये मिला आपको। हमने केवल इस एक्सप्रेशन को तोड़ दिया 1 + x टू द पावर -1 से। अब देखो क्या हुआ, मिला रिजल्ट क्या हमें? 1 प्लस ये 1/vm है, इधर 1/vm है तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं, और 1/vm कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? b - a/RT 1/vm प्लस b²/vm² प्लस यहां पे क्यूब, इसको मिटा लो, आगे ऐसा एक्सप्रेशन है b⁴/vm³ प्लस लाइक दिस। क्लियर? अब ध्यान से देखना, वीरियल गैस इक्वेशन क्या था हमारा? वीरियल गैस इक्वेशन था z = 1 + b × 1/vm प्लस c × 1/vm² प्लस d × 1/vm³। ऐसा था वीरियल गैस इक्वेशन। अब ये वीरियल गैस इक्वेशन था। अब ये तो हमने वॉन डेर वाल को कन्वर्ट करके वीरियल में ये एक्सप्रेशन लाया, ये लाया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर सकते हैं तो कर देते हैं, क्योंकि दोनों तो जेड का ही फॉर्म का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ 1/vm। अब अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो है सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यूज क्या आएगी? b - a/RT। तो देखो सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट जो है b की वैल्यू, क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम है, एक वॉन डेर वाल से को कन्वर्ट करके हम वीरियल में लाए थे, दूसरा वीरियल का इक्वेशन है ही। तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? b आया आपका, आया b - a/RT। सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आई? b - a/RT। अगर मैं पूछूं थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, तो वो होगा थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू b²। c की वैल्यू क्या आई? b²। फोर्थ वीरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी? जो कि आपका d है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? b⁴ लाइक दिस। तो ये एक रिजल्ट है आपका। क्या है ये वीरियल कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ? क्या है वीरियल कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वॉन डेर वाल कोएफिशिएंट कांस्टेंट a एंड b। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखो इस रिजल्ट्स का हम थोड़ा सा समझते हैं यूज, कि आखिर ये चीजें हम क्यों सीखें। देखो ध्यान से, हमें पता चला वीरियल कोएफिशिएंट जो है, सेकंड वीरियल कोएफिशिएंट b की वैल्यू क्या आएगी? b - a/RT। थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है? b²। फोर्थ की वैल्यू है b⁴। अब देखो अगर मैं बोलूं हमारा इक्वेशन, हमें पता है ये हमारा इक्वेशन है, अगर कहूं कि आपका ये गैस, ये तो रियल गैस के लिए है, अगर ये रियल गैस अगर आइडियल हो जाए तो क्या होना पड़ेगा? अगर इस रियल गैस को, इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है रियल गैस, अगर इसको हमें आइडियल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आइडियल के लिए क्या है? जेड की वैल्यू 1 होती है, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या होगा? 0 करना पड़ेगा। वो सारी वैल्यूज को अगर आपको 0 कर दें तो आपका गैस, रियल गैस जो हो गया वो आपका आइडियल गैस हो गया। अगर इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको 0 करने के लिए या तो है कि जो vm वाले फैक्टर है, 1/vm वाले फैक्टर है, वो सब सारे 0 हो जाए, राइट? वो सब 0 कब होंगे? जितना ज्यादा v होगा उतना ही कम 1/v होगा, उतना ही कम 1/v होगा तो उतना ही कम उसका पावर होता जाएगा, क्योंकि पावर है स्क्वायर, क्यूब, लाइक दिस। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कर दो, मोलर वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कर दो, कब ज्यादा होगा मोलर वॉल्यूम? जब टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर लो कर दो। तो इसीलिए हमने सीखा था, जब वो रियल गैस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सीखा था कि कोई भी रियल गैस एट अ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आइडियल जैसा बिहेव करती है। तो यहाँ पे देखो
मोलर वॉल्यूम आपका, मोलर वॉल्यूम को आप बहुत ही ज्यादा कर दो, जिसकी वजह से आपका ये जो होगा ये टोटल वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं Vm, इफ Vm इज हाई, इफ Vm इज हाई, Vm बहुत बड़ा है, यानी कि उसका पावर जो होगा वो और बड़ा होता जाएगा, और 1 बाई उसका पावर जो होगा वो और छोटा हो जाएगा, वो 0 होता जाएगा। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। एट, इफ मत लिखिए, एट एक्सट्रीमली हाई मोलर वॉल्यूम कंडीशन, ऐसा लिख सकते हो। ये सारी चीजें 0 होंगी हाई पावर वाली। चलो इनकेस अगर इसको मैं 0 ना मानूं तो इसको 0 करना है, क्योंकि अब रियल बनाना है, तो ये वैल्यू 0 होगी। ये वैल्यू जब 0 होगी तो सेकंड विरल कोएफिशिएंट 0 होगा, तो B माइनस ए बाई आर टी 0 होगा। जब ये 0 होगा तो यहां से टेम्परेचर क्या आएगा, B डिवाइड बाई टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, A बाई आर टी। ए बाई आर टी की वैल्यू आ जाएगा B, तो यहां से T आ जाएगा A बाई आर बी। T की वैल्यू आ जाएगा A बाई आर बी। इसी T को बोला जाता है, मैं एक बार फिर से क्लियरली साफ साफ लिख देता हूं। यहां पे देखो, मैं कह रहा था गैस को आपको आइडियल बनाना है तो सेकंड विरल कोएफिशिएंट 0 करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम हाई करने से इसके पावर वाले सारे फैक्टर 0 हो जा रहे हैं। अब B 0 करना है, इसका मतलब क्या होगा, B माइनस ए बाई आर टी को 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, यानी हमने सिंपल सी कैपिटल B को 0 किया है। अब देखो स्मॉल b इक्वल टू हो जाएगा A बाई आर टी, यहां से T क्या मिलेगा हमें, T मिलेगा A बाई आर बी। इस रिजल्ट्स को आपको ख्याल करना है। इसी टेम्परेचर को बोला जाता है, इसी टेम्परेचर को बोला जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर है, ये है आपका बॉयल्स टेम्परेचर, ये आपका बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर, इस टेम्परेचर अगर कोई पूछेगा बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर जिस पे कोई भी रियल गैस आइडियल जैसा बिहेवियर दिखाने लगे उसको क्या बोलेंगे, बॉयल्स टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ये बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करने लगेगा, आप उसको क्या बोलेंगे, बॉयल्स टेम्परेचर। उसकी वैल्यूज क्या होगी इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल कांस्टेंट A बाई आर बी। तो इस रिजल्ट्स को याद कर लीजिए, और इसी रिजल्ट्स के लिए हम सारी चीजों को कर रहे थे। तो ये सारी चीजों को याद रखना। सेकेंड विरल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, B माइनस ए बाई आर टी। थर्ड विरल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, C इक्वल टू बी स्क्वायर। फोर्थ की वैल्यू क्या होती है, B टू द पावर 3। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यही है बॉयल्स टेम्परेचर, जो कि हम बोल रहे थे आपको बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, A बाई आर बी। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होगा। हाई टेम्परेचर पे तो आपका रियल गैस आइडियल होना ही है, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर इन बिटवीन होता है। मॉडरेट टेम्परेचर में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे आपका आइडियल गैस रियल जैसा बिहेव करती है। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं ग्राफ Z वर्सेस P का, तो ग्राफ कुछ ऐसा था ना, कुछ ऐसा था। तो यही जो टेम्परेचर है, यही बॉयल्स टेम्परेचर है, यही है बॉयल्स टेम्परेचर। यही जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। क्लियर है। तो बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, A बाई आर बी होती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये यहां से स्ट्रेट लाइन होगा और यहां से ऐसे। क्लियर। देखो टेम्परेचर एट विच गैस फॉलोज आइडियल बिहेवियर फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर, लार्ज रेंज ऑफ लो प्रेशर इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। इसका मतलब लो प्रेशर वाले जोन पे एक ऐसा ऐसा टेम्परेचर रख दो, एक ऐसे टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग चलो लो प्रेशर वाले जोन पे, तो आपका कोई भी गैस जो होगा वो आइडियल जैसा बिहेव करेगा कुछ पर्टिकुलर रेंज तक, उसको आप बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू याद रखिए, टीबी क्या होता है, वो होता है A बाई आर इंटू बी। ये आपका बॉयल्स टेम्परेचर है। क्लियर। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस क्यों लिक्विफाई होती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। गैस कोई लिक्विफाई इसलिए होती है, क्यों, क्योंकि गैस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मॉलिक्यूल एक दूसरे को पास आना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर पास आ रहे हैं तो इसका मतलब लिक्विफिकेशन है। अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं माना जाता है कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन रियल गैस का लिक्विफिकेशन
पॉसिबल है, यानी किसी भी गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो हम सीखते हैं यहां से कि कैसे लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। देखो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैस के P वर्सेस V का डायग्राम बनाया। देखो अगर लिक्विफिकेशन करना है तो सिंपल सा है, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा के गैस को कंप्रेस करते जाइए, गैस आपका लिक्विफाइड हो जाएगा। जैसे अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से पूरी जब गैस सिलेंडर भरी रहती है तो आप उसको जब उसको सेक करते हो तो उसमें से लिक्विड की आवाज आती है, मतलब फ्लो होता हुआ लिक्विड समझ में आता है। तो वो हाई प्रेशर की वजह से वो जो आपका हाइड्रोकार्बन गैसेज है वो आपके लिक्विफाइड है, वो लिक्विफाइड है। तो इसलिए है लिक्विफाइड, सिंपल से लिक्विफाइड तभी होगा जब गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब देखो इसी चीज को हम समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ किया अलग अलग टेम्परेचर पे। पहले हम लिक्विफिकेशन को समझते हैं। जैसे ये है, मान लो ये गैस है, ये गैस है, इस पे एक पिस्टन लगा है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ये गैस है, इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है। हम इस पे P एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर इसको लगा के इसको पुश कर रहे हैं, इसको ऊपर से प्रेशर लगा के पुश कर रहे हैं। अब इसके अंदर गैस है, चलो ये लिख लो, ये सारी गैसेज हैं, ये सारी गैसेज हैं। अब जैसे ही आप प्रेशर एक्सटर्नल लगाए, गैस के मॉलिक्यूल्स दबते गए, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आते गए। एक ऐसा टाइम आएगा कि इस कंटेनर के अंदर लिक्विड और गैस दोनों भरा पड़ा मिलेगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि तुरंत सारी की सारी प्रेशर लगा दिए, एकदम चिपका नहीं देना पिस्टन को, सिंपल सा है, धीरे स्लोली आप उसको पुश कर रहे हो, दबा रहे हो तो गैस लिक्विफाइड होता गया। तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें लिक्विड और गैस दोनों फेज एग्जिस्ट करेंगे। तो मान लो यहां पे कुछ गैसेस लिक्विफाइड हो गई हैं, कुछ गैसेस लिक्विफाइड हो गई हैं, कुछ गैसेस लिक्विफाइड हो गई हैं, और कुछ जो है अभी भी गैस के फॉर्म में है, कुछ गैसेस अभी भी गैस के फॉर्म में। तो यहां पे क्या है, इसको पहला कंडीशन लेते हैं, दूसरा है दूसरी बार जब इसको पुश किए, और एक तीसरी बार के लिए हम ऊपर में ड्रॉ कर लेते हैं। आपका मान लीजिए ऐसा है, एक ऐसा भी टाइम आएगा जब कोई भी गैस नहीं रहेगा, सारा गैस लिक्विफाइड हो जाएगा, सारा गैस लिक्विफाइड हो जाएगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सारा गैस लिक्विफाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रोसेस हो रहा है। देखो अगर फर्स्ट वाले फेज की बात करें तो फर्स्ट में क्या हुआ, टोटल सारी की सारी गैसेस थी। सेकंड वाले में क्या है, गैस प्लस लिक्विड दोनों था। थर्ड वाले में क्या है, केवल गैस है, सॉरी केवल लिक्विड है। अब देखो सेकंड कंडीशन में जब गैस और लिक्विड दोनों है तो इसका मतलब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा उस कंडीशन पे। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वाला फेज है, यहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम पे है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखो गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे केवल लिक्विड है, यहाँ पे गैस है, सॉरी यहाँ पे केवल गैस है। इस फर्स्ट वाले में केवल गैस है, इस वाले में केवल लिक्विड है। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर लगाते गए गैस लिक्विफाइड होती गई। तो ध्यान देना, इस रिजल्ट को समझते हैं। जब धीरे धीरे आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, जब एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विफाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रेशर कंटेनर के अंदर जो होगा प्रेशर बढ़ रहा है, कंटेनर के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। और वॉल्यूम क्या हो रहा होगा गैस का, गैस लिक्विफाइड हो रही है तो गैस का वॉल्यूम कम हो रहा होगा, राइट। क्योंकि गैस लिक्विफाइड हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ गैस, अब गैस वाली मॉलिक्यूल्स तो लिक्विफाइड हुए हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे होंगे, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा होगा। और प्रेशर ऊपर से लगा रहे हो, इससे भी समझ सकते हो कि प्रेशर लगा रहे हैं हम, गैस लिक्विफाइड हो रही है, वॉल्यूम ऑफ गैस कम हो रहा होगा, प्रेशर ऑफ गैस हाई हो रहा होगा, क्योंकि आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। तो चलो समझते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बस यही चीज समझाया, उन्होंने यही चीज समझाने की कोशिश की कि अगर कैसे वेरिएशन दिखता है अगर लिक्विफिकेशन हो तो P वर्सेस V के ग्राफ में। तो देखो जैसे मान लो मैं ऐसा लेता हूं, पहले प्रेशर हम बढ़ाते गए, जब प्रेशर बढ़ाते गए वॉल्यूम ज्यादा था, पहले गैस का वॉल्यूम थे, वॉल्यूम ऑफ गैस है, पहले सबसे ज्यादा वॉल्यूम गैस का तब था जब उसके ऊपर जब उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर जो आप लगा रहे थे वो नहीं लगा रहे थे तब। तो पहले क्या था, प्रेशर बहुत ज्यादा कम था, प्रेशर कम था लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। अब धीरे धीरे जैसे ही कंप्रेस करते गए तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, वॉल्यूम उसका कम होता जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कम होता जाएगा, लेकिन प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेशर आप लगा रहे हो, प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम पे आ चुके होंगे सेकंड फेज के लिए। अब उस टाइम क्या हो रहा होगा, उस टाइम इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, गैस का वॉल्यूम अब क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर
कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम धीरे धीरे घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर लगा रहे हो। अब देखो क्या हुआ, दोनों इक्विलिब्रियम पे है, ये इक्विलिब्रियम वाला फेज है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही गैस पूरी तरीके से लिक्विफाइड हो जाएगी, अभी क्या ये लिक्विफिकेशन वाला जोन था, जैसे ही गैस पूरी तरीके से लिक्विफाइड हो जाएगी, आप चाहे जितना प्रेशर लगा दो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सिलेंडर फट जाएगा, लेकिन अब गैस है ही नहीं, गैस है ही नहीं, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ गैस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो तो भी कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा, समझ में आया? कुछ ऐसा देखो, शुरू में हम प्रेशर लगाया, इसका मतलब उसके अंदर प्रेशर लगाया, इसका मतलब गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुकी है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है, लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्विलिब्रियम वाला जोन है। उसके बाद क्या है, अब देखो इस वाले फेज में टोटल गैस थी, ये गैस थी, और ये उस वाले जोन में क्या था, इसमें लिक्विड और गैस दोनों था। और इस वाले जोन में क्या है, इसमें केवल लिक्विड है, क्योंकि जब लिक्विड आ चुका है कि गैस खत्म हो चुकी है, अब गैस पे चाहे जितना प्रेशर लगाओ कोई भी फर्क उस पर आने नहीं वाला है। सिमिलरली अगर इसी तरीके से यहाँ पे और सी समझे, अब मान लो ये T1 टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर चेंज करके एनालिसिस करें तो गैस का कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। देखो हम समझेंगे पहले कि क्यों ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। देखो अब फिर से जब दूसरे टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कर्व। एक ऐसा भी टाइम आएगा कि कुछ ऐसा कर्व दिखेगा, कुछ ऐसा कर्व दिखेगा, और एक ऐसा भी टाइम आएगा टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग आएगा कि ग्राफ आपका जो पीवी वाला ग्राफ था बॉयल स्टॉक के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो पीवी का ग्राफ कुछ ऐसा था। चलो ये T1 है, T2 है, T3 है, इसको मैं बोलूँ T4 है, इसको मैं बोलूँ T5 है, इसको बोलूँ T5 है। अब ये बताओ कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है, T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T3 ज्यादा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप इजीली बता दोगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस आइडियल की तरफ मूव करेगी, यानी अगर P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो कैसा ग्राफ था, कुछ ऐसा ग्राफ था। तो यानी ये आइडियल का ग्राफ था, ये आइडियल गैस का ग्राफ था। अब देखो क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो गैस का ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि गैस P इक्वल टू V को फॉलो करी, तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। अब जब ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यानी लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है, लिक्विफिकेशन इस जोन पे नहीं हो रहा है, यानी गैस आपकी आइडियल बन चुकी है। इसलिए अगर गैस यहाँ पे आइडियल बन चुकी है तो T5 आपका ज्यादा होगा T4 से, और T3 से, और ये T3 ज्यादा होगा T2 से, और ये T2 ज्यादा होगा T1 से। अब देखो एक ऐसा ये T4 वाला देखिए कंडीशन, एक ऐसा टेम्परेचर आया था जिस पे आपका गैस जो था या इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, यहां पे देख रहे थे, देखो इधर क्या था, इस जोन में सारी गैसेज है, इधर क्या है, सारी गैसेज है, इधर सारी की सारी गैसेज है। अब क्या है, इस जोन तक हम कलर दूसरा ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। इस जोन तक जो हम ग्रीन वाला जोन है, इसमें लिक्विड और गैस सब है, इक्विलिब्रियम पे है, और इसके बाहर स्ट्रेट लाइन वाली जोन है, इसके इधर इसमें केवल लिक्विड है, और इसके इधर सब की सब गैसेज हैं, ये सब गैस है, इसके इधर गैस है। क्लियर? इधर सारी की सारी गैस है। इस जोन में जो आपका ये ग्राफ बना है, ये इसमें क्या लिक्विड और गैस दोनों है, और इधर लिक्विड है केवल। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर केवल और केवल गैस है, इस पॉइंट के बिलो ही लिक्विफिकेशन है, क्योंकि इस पॉइंट के बिलो ही लिक्विफिकेशन है। और देखो तो इसीलिए हमें इसको क्रिटिकल बोलते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल है। इस पॉइंट के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो आपका लिक्विफिकेशन होना इम्पॉसिबल हो गया, लिक्विफिकेशन नहीं होगा। T5 ये है, T5 है जो कि क्रिटिकल के ऊपर पहुंच गया है, क्रिटिकल के ऊपर पहुंच चुका है, वो T5 है। अब देखो इस पॉइंट के नीचे ही लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, इसके ऊपर लिक्विफिकेशन नहीं पॉसिबल है, केवल और केवल गैस एग्जिस्ट कर रही है। समझ में बात है? तो इसी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दो, जिसके ऊपर की टेम्परेचर लिक्विफिकेशन का
होना संभव नहीं है, उसके बिलो ही लिक्विफिकेशन होगा। समझ में आई बात है? तो कुछ ऐसा ही ग्राफ था। इस वाले कर्व के जो आपका ये बेल शेप्ड कर्व दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड में लिक्विड है, इसके राइट साइड में केवल और केवल गैस है, और इस वाले जोन में लिक्विड और गैस दोनों है, इक्विलिब्रियम पे है। समझ में आई बात है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे एक क्रिटिकल पॉइंट आया था, उसी कोरस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम मिला उसको आप क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम देंगे नाम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हमने बोला, हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर T5 कहां से है, आप शायद T5 को बोल रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ये है ना T4, ये T4 है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, जो इसको टच करके जा रहा है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं, एक ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जिस तक लिक्विफिकेशन पॉसिबल हो, उसके ऊपर लिक्विफिकेशन का होना संभव नहीं, उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। इट इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कांट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग एनी प्रेशर। कोई भी प्रेशर आप लगा दो, क्रिटिकल टेम्परेचर है एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो कोई भी प्रेशर लगा दो, गैस का लिक्विफिकेशन होना पॉसिबल नहीं है। सिलेंडर फट जाएगा लेकिन लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो ग्राफ तो ऐसा ही ना था कुछ, हमारा ग्राफ ऐसा ही था, तो ये था, तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा आप उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये TC, इस वाले की कोरस्पॉन्डिंग जो भी ग्राफ दिखा उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। अब देखो क्रिटिकल प्रेशर किसको बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर मतलब प्रेशर, तो प्रेशर मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम प्रेशर जिस पे लिक्विफिकेशन होगा, जिस पे लिक्विफिकेशन होगा उसको क्या बोलोगे आप, क्रिटिकल प्रेशर। अब देखो प्रेशर इनफाइनाइट कर दोगे तो लिक्विफिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर, अगर मान लो टेम्परेचर मॉडरेट रखते हुए प्रेशर इनफाइनाइट कर दोगे तो लिक्विफिकेशन हो जाएगा, लेकिन तो इनफाइनाइट नहीं करना, हमें ये देखना है कि वो प्रेशर, वो मिनिमम प्रेशर जिस पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ, जिस पे हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ, आप उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर। इसी तरीके से क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका वॉल्यूम आएगा आप उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ में आया बात? चलो तो ये छोटी सी बातें थी, अब हम थोड़ी सी और समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी गैस है जिसका क्रिटिकल प्रेशर दिया PC 1.5 atm है, TC दिया है 320, बताना है कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि लिक्विफिकेशन के लिए फिजिबल कंडीशन है, लिक्विफिकेशन जिस पे होना पॉसिबल है, जिस पे किस पे होना पॉसिबल नहीं है। तो देखो हमने कहा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर पहुंचा तो प्रेशर चाहे कुछ भी हो लिक्विफिकेशन होने वाला नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अगर टेम्परेचर है तो लिक्विफिकेशन होगा, लेकिन प्रेशर का कंडीशन आना चाहिए। अगर प्रेशर आपका क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा हुआ तो लिक्विफिकेशन है, अदरवाइज वो भी लिक्विफाइड गैस नहीं है। चलो देखते हैं, पहला कंडीशन, टेम्परेचर 300 कर दिया, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है? हाँ, तो यहाँ पे लिक्विफिकेशन पॉसिबल हो सकता है। प्रेशर क्या है, 1.5 से ज्यादा है, हाँ 1.5 से ज्यादा ही होना है, 1.5 या 1.5 से ज्यादा हो तभी आपका लिक्विफिकेशन हो, तो इसकी वजह से तो गैस लिक्विफाइड हुई, ये भी कंडीशन लिक्विफिकेशन के लिए मस्ट है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। क्लियर? ये लिक्विफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा देखते हैं केस, यहाँ पे टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा हो चुका है, टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा हो चुका है, क्रिटिकल से टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, यानी लिक्विफिकेशन अब होना पॉसिबल नहीं है, गैस आइडियल बन चुकी है। देखो हमने कहा था ना मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए जो कि जिसपे लिक्विफिकेशन हो उसको आप बोलेंगे क्रिटिकल, सॉरी मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिसपे लिक्विफिकेशन आप उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा हो चुका है, यानी गैस वाले जोन में, जैसे ये आपका ग्राफ था, ये आपका ग्राफ था, इधर कहीं ग्राफ होगा उसका, गैस आइडियल हो चुकी है, लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ही ज्यादा पहुंच गए हैं तो लिक्विफिकेशन होना नहीं है, चाहे प्रेशर आप कुछ भी कर दो। तो यहाँ पे प्रेशर आप देखो चाहे मत देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस टेम्परेचर देख लो काम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल से नीचे है तो भी प्रेशर देखना पड़ेगा। देखो अब देखो प्रेशर 1 atm है, प्रेशर यहाँ बोला 1.5 atm, 1.5 atm मिनिमम प्रेशर है, 1 atm तुम कह रहे हो तो उस पर तो लिक्विफाइड नहीं होगा गैस, ये लिक्विफाइड नहीं होगी, तो ये वाला लिक्विफिकेशन का नई कंडीशन है। दूसरा है टेम्परेचर 350 कर दो, टेम्परेचर 350 कर दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, लिक्विफिकेशन इम्पॉसिबल, ये भी लिक्विफिकेशन नहीं होगा। चौथा कंडीशन दिया प्रेशर 1.5 कर दो, टेम्परेचर 320 कर दो, हाँ यही तो कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन जो रिक्वायर्ड है आपका लिक्विफिकेशन के लिए, यही तो कंडीशन है। तो ये दो आपके सही आंसर है, ये दो 20 के गलत है। समझ में आई बात है?
अब देखो डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट फ्रॉम वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे जो क्रिटिकल कांस्टेंट है टीसी पीसी वीसी है, हम उनको डिराइव करेंगे। तो चलो लिख लेते हैं हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन एक मोल के लिए? वो है हमारा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी, वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। एक मोल के लिए लिख रहे हैं तो इसको V की जगह पे हम Vm लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करो और एक इक्वेशन बनाओ, इसको मल्टीप्लाई करो और एक इक्वेशन बनाओ। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? PVm माइनस PB प्लस A बाई VM माइनस A बाई VM स्क्वायर इक्वल टू आर टी। चीजें समझ में आई? अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो वीएम स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाँ वीएम स्क्वायर। इसको फिर से हटा देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। देखो अब क्या हुआ, सीधे क्या है कि आप इसको वीएम से मल्टीप्लाई करो। पी वी एम प्लस ए बाई वी एम माइनस पीवीएम पीवीएम प्लस ए बाई वीएम। अब ये क्या होगा, वीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? वीएम माइनस बी इक्वल टू आर टी वीएम। क्लियर? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पीवीएम स्क्वायर प्लस ए, वीएम से वीएम कैंसल आउट, प्लस बीएम से बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस पी वी एम बी, बी एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए बी बाई वी एम इक्वल टू आर टी वी एम। देखना ध्यान से, v अब इसका एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा? पी वी एम क्यूब प्लस ए वी एम माइनस पी वी एम स्क्वायर बी माइनस ए बी इक्वल टू आर टी वी एम टू द पावर में 2। सारे को एक साइड में लाओ और एक क्यूबिक इक्वेशन बनाओ। सारे को देखो क्या क्या सिंपल है। अब सिंपल है, आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और सबको एक वीएम का एक क्यूबिक इक्वेशन बनाइए। तो अगर वीएम का एक क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं एक बार फिर से कर देता हूं, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो। देखो क्या करना है, अब देखो सिंपल है, इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? पी वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी वी एम स्क्वायर। ध्यान से देख लेना कैलकुलेशन को। पी वी एम क्यूब प्लस ए वी एम माइनस पी बी वी एम स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू आर टी वी एम स्क्वायर। देखो इधर वी एम क्यूब है, अब सारे टर्म्स को एक साथ ले लो। पी वी एम क्यूब प्लस वी एम स्क्वायर, इधर भी वी एम स्क्वायर है उधर भी वी एम स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ ले लो और कॉमन वी एम स्क्वायर ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा माइनस वी एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वी एम स्क्वायर प्लस के साथ तो ये हो जाएगा, माइनस लिख लिया यहाँ पे, माइनस वी एम स्क्वायर और क्या हो जाएगा? ये पी बी प्लस आर टी हो जाएगा। अब क्या हुआ? एक है ए वी एम, उसके बाद है माइनस ए बी इक्वल टू 0। ध्यान देना, अगर p से डिवाइड कर दो, अब p से डिवाइड कर दो, आपको v में केवल बनाना है वी एम क्यूब माइनस वी एम स्क्वायर। p से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा b प्लस आर टी बाई पी प्लस ए बाई पी वी एम माइनस ए बी बाई पी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है वीएम में। ध्यान से देना, हमें क्यूबिक अगर इक्वेशन है तो इसके कितने रूट पॉसिबल है? 3 है। अगर इसके 3 रूट पॉसिबल है तो अगर मैं इसको क्रिटिकल कंडीशन पे एनालिसिस कर रहा हूं तो केवल एक ही वॉल्यूम आएगा, क्योंकि क्रिटिकल कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आता है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हो, तो एक ही रूट आएगा। यानी कि अब एक रूट आएगा मतलब तीनों रूट सेम होंगे, इसलिए एक रूट बोल रहे हैं हम। अब देखो क्या होगा, वीएम इक्वल टू, चलो मैं मान लेता हूं वो क्रिटिकल कंडीशन पे वीएम इक्वल टू वीसी है, क्रिटिकल कंडीशन पे वीएम इक्वल टू वीसी है, तो वीएम माइनस वीसी, वीएम माइनस वीसी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब अगर इसका क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा? वी एम क्यूब
माइनस VC माइनस 3 VM माइनस VC इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, VM³ माइनस VC³ माइनस 3VM² VC प्लस 3VM VC² इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन है। ध्यान से देखो, ये भी तो एक वही एक्सप्रेशन है। अगर क्रिटिकल कंडीशन पे बोले तो क्रिटिकल कंडीशन पे ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं VM³ माइनस VM², ये सारा एक साथ अगर ले लें तो हम ये कह सकते हैं, हम देखो अभी रिलेट करते हैं। VM² का कोफिशिएंट क्या है? VM² को एक साथ ले लेते हैं, यहां पे है VM² माइनस 3VC VM², और यहां पे क्या है? VC² है। चलो यहां पे लिख सकते हैं 3VM VC² माइनस VC³ इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं ये जो है VM² का कोफिशिएंट क्या है? VM² का कोफिशिएंट है B प्लस RT/P। चलो मैं ऊपर में मिटा देता हूं। मैं रिजल्ट, हमें रिजल्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है, रिजल्ट के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। देखो यहां से अगर मैं बोलूं VM² का कोफिशिएंट वहां पे क्या है? वहां पे है 3C है। यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? B प्लस RT/P है। B प्लस RT/P है। 3VC है, 3VC है। 3VC इक्वल टू B प्लस RT/ फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखो दूसरा है क्या है? दूसरा है VC² क्या है? VM का कोफिशिएंट है 3VC²। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3VC² इक्वल टू VM का कोफिशिएंट क्या है? A/P सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं VC³ की वैल्यू निकालूं तो VC³ की वैल्यू क्या है? VC³ की वैल्यू है वो है AB/PC। क्रिटिकल पे ले रहे हैं तो TC VC PC कर दिए। ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 3VC की वैल्यू इतनी है, 3VC³ की वैल्यू इतनी है, यानी कि अगर फर्स्ट और सेकंड को दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो आपका VC मिल जाएगा। फिर VC की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो PC मिल जाएगा। अब VC PC मिल गया, अगर इसमें पुट कर दोगे तो आपका TC मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट है, ये तीनों रिजल्ट आएंगे। VC की वैल्यू आएगी 3B के बराबर, यानी क्रिटिकल वॉल्यूम हमेशा 3B के बराबर होगा, और PC की वैल्यू होगी A/27B², TC की वैल्यू होगी 8/27A/RB के बराबर। तो ये क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम है, ये क्रिटिकल प्रेशर है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर है। इन तीनों रिजल्ट को आप याद रखिए, इन्हीं तीनों रिजल्ट का यूज आएगा। अब चलो देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसको हम अगले क्लास में सीख लेंगे। रिड्यूस्ड गैस इक्वेशन। रिड्यूस का मतलब समझ लीजिए, रिड्यूस का होता है कि ऐसा किसी भी, जैसे रिड्यूस टेम्परेचर की बात करें तो एक ऐसा टेम्परेचर जो कि रिलेटिव हो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर इन एनी स्टेट ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी अगर TR की बात करें तो वो क्या होगा? T/TC। TR होगा T/TC। इसी तरीके से रिड्यूस प्रेशर क्या होगा? उसको PR बोलेंगे, कोई भी प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल प्रेशर, PC। रिड्यूस वॉल्यूम जो होगा, VR जो होगा वो होगा V/VC के बराबर। तो ये क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम। अगर आप वांडरवाल गैस इक्वेशन में पुट करते हो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है। उसी के लिए ये टर्म्स यूज किया गया है। रिजल्ट्स में क्या देखते आप इसको पुट कर लीजिएगा, T को TR इंटू TC के फॉर्म में रख लीजिएगा। वहां से आपको देखिएगा कि जो वांडरवाल कोफिशिएंट A B है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब कोई भी गैस इक्वेशन को अगर उसके रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाए, वांडरवाल के रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाए, तो वहां से जो वांडरवाल कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, उनको वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसको हम यहां से छोड़ सकते हैं। बस आप क्या करिएगा, वांडरवाल गैस इक्वेशन जो है P प्लस A/V² V माइनस V इक्वल टू RT है। अब देखो क्या है, P को जो है आप PR इंटू PC लिख सकते हो, P को। इसी तरीके से V को भी आप रिड्यूस कर देना, यहां पे रख देना, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। ABC इंडिपेंडेंट आपका एक्सप्रेशन दिखेगा। देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या है, विच इज हायर बॉयल्स टेम्परेचर। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना है, कौन सा इनमें से हायर है।
बॉयज टेम्परेचर ज्यादा हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बना देंगे। देखो हमें पता है टीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, वो 8/RB के बराबर होता है, और टीसी क्या होता है, वो होता है 8/27 A/RB के बराबर। अब इनमें से कौन सा ज्यादा है देख लेंगे, आपका टीबी ज्यादा है। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस मेडिकल एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहां से सिंपल ही है, बस रिजल्ट्स पे ही बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 मोल गैस के लिए कैलकुलेट करना है आपको अंडर क्रिटिकल कंडीशन। तो अंडर क्रिटिकल कंडीशन पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, जेड होता है, क्रिटिकल कंडीशन पे पीसी VC/R TC। अगर यहां से PC VC और TC को पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू मिलेगी 3/8 जो कि लेस देन 1 है। क्लियर, लेस देन 1 है। अब देखो एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी देख लो। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 गैस दिए हैं, आप इसको बाद में भी समझ लेना। यस टीबी इज मोर, हाँ टीबी मोर होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 गैस दिए हैं जिनमें ए और बी का वैल्यूज दिया, वंडरवॉल कांस्टेंट जो ए बी है 3 गैस के लिए दिया है। पूछ रहा है विच गैस हैज हाईएस्ट टीसी। हाईएस्ट टीसी किसका होगा, हमें पता है टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8/B, सॉरी जो टीसी होता है वो क्या होता है, टीसी होता है 8/27 A/RB होता है ना, A/RB। तो जिसके लिए A/V की वैल्यू ज्यादा उसके लिए आपका TC ज्यादा, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा B। कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा B। अब पूछ रहे हैं लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम किसका होगा, जो मॉलिक्यूल्स का लिए B की वैल्यू ज्यादा है, यानी मॉलिक्यूलर साइज जिसका ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो किसके लिए B की ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, B के लिए ही B की वैल्यू, सॉरी V की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा B। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको सोचना अच्छे से और इसको बनाना, और बाकी की सारी चीजें हैं आप इनको एक बार अच्छे से बनाना। क्वेश्चन वीडियोस को थोड़ा अगर लगता हो तो पॉज कर करके आप धीरे धीरे इसको बनाइए, अटेम्प्ट करिए और समझिए चीजों को। और जो हम यहाँ से रिजल्ट्स लाए थे उसको आप समझ लीजिएगा, जहां से हम TC VC PC निकालने का एक्सप्रेशन निकाले थे। आप सिंपल सा है V में एक क्यूबिक बनाइएगा, और क्रिटिकल कंडीशन पे Vm जो होगा मोलर वॉल्यूम होगा वो VC के बराबर होगा, और क्रिटिकल कंडीशन पे जो VC के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग VC हो रहा है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, TC आ जाएगा। तो इसमें 3 इक्वेशन बन जाएंगे, और 3 इक्वेशन को एलिमिनेट कर करके आप VC PC और TC निकाल सकते हैं। वो उनके रिजल्ट थे, उनको याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, गैसियस स्टेट खत्म हो गया। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।